नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। और आज आप सिद्धार्थ पटेल के साथ में पढ़ने वाले हैं आपका नया चैप्टर, जो कि है चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। अब भैया, इस बोर्ड एक्सप्रेस की सीरीज में जैसे मैंने बताया कि मैं मात्र इस चैप्टर को 25 से 30 मिनट में खत्म करूंगा। अब अपने को कहानी को याद करना है। कौन सी कहानी को याद करना है? सबसे पहले चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग। उसमें हमने 3 तरीके के चैलेंजेस देखे। उसके बाद में हमने क्या देखा भैया? हमने देखा एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस की कैसे कांग्रेस रूल कर रही थी। ठीक है, तो सेकंड वाले चैप्टर को अपन सीधा सीधा यहाँ पे क्या करेंगे? सेकंड वाले चैप्टर को अपन सीधा सीधा यहाँ पे लिंक करने की कोशिश करेंगे कि कैसे इनिशियली जब देश को आजादी मिली तो हमने देखा कि कैसे हर जगह हमें कांग्रेस ही कांग्रेस नजर आ रही थी। ठीक भैया, अब हम ये देखते हैं कि इस वाले चैप्टर में क्या हो रहा है। इस वाले चैप्टर में हम बेसिकली ये समझने की कोशिश करेंगे, कहानी को लिंक करना है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में आपकी इस किताब में इट्स ऑल अबाउट स्टोरी, और आप मेरे साथ में स्टोरी को इमेजिन करते हुए चलो तो कम समय में आपको चीजें पूरी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। एक बात और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, वो बात क्या है कि भैया कुछ टॉपिक्स जो है ना, कुछ टॉपिक्स यहाँ पे मैं अगर चैप्टर में जैसे स्किप हो गया तो आगे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। इसी वीडियो में मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा, तो वहां पे मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो समझ रहे हो, मेरा काम है कि आपको पूरे टॉपिक समझाना है। अब वो टॉपिक कुछ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से पूरी एक स्टोरी बना के मैं आपको इस वीडियो से क्या कहूंगा? अलविदा कहूंगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं कि 1947 में हम लोग क्या देख रहे थे। 1947, 1950s, 1960s के आसपास हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग ये देख रहे थे कि कांग्रेस का रूल था। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, और एक तरीके से हमें सारे स्टेट्स, लगभग लगभग सारे स्टेट्स और सेंट्रल लेवल पे हमको एक तरीके से क्या देखने को मिल रहा था? एक तरीके से हमें पूरा का पूरा कांग्रेस सिस्टम देखने को मिल रहा था। कांग्रेस जो पॉलिटिकल पार्टी, उसका एक तरीके से बोलबाला अपने को देखने को मिल रहा था। ठीक भैया, अब बारी आती है हम लोग 1960s में। अब वही वाली बात है कि नेहरू पहले प्रधानमंत्री तो थे, लेकिन नेहरू की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और नेहरू के बाद में हम लोग देखते हैं कि अब एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। क्या क्वेश्चन मार्क आ जाता है? कि नेहरू के बाद में इस देश में मतलब कांग्रेस पार्टी का क्या भविष्य रहेगा, और साथ ही साथ अब देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे, कैसी सारी चीजें होंगी, ये बहुत सारे क्या होते हैं, ये बहुत सारे सवाल एकदम से आ जाते हैं। ठीक, तो यहां पे हम लोग देखते हैं challenges of political secession from Nehru to शास्त्री। जो डिकेड ऑफ 1960s है, इसको अपन डेंजरस डिकेड बोलते हैं इंडियन पॉलिटिक्स का। क्यों डेंजरस डिकेड बोलते हैं भैया? क्योंकि ये जो 1960s का जो एरा है, यहाँ पे हमें पावर्टी देखने को मिलती है, इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, ये तमाम तरीके की चीजें अपने को देखने को मिलती है। याद करो 1962 में क्या हुआ है? 1962 में चाइना के साथ हमारा वॉर हुआ है। इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस में जो मैंने बताया उसको ध्यान करने की कोशिश करो। 1962 में क्या हुआ है? इंडो साइनो वॉर यहाँ पे हुआ है, और वहां पे हमने देखा है कि हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, एक तरीके से हमारी जो हम लोग देख रहे हैं कि चाइना ने हमारे एक तरीके से एरिया पे क्या कर लिया है? हम बोलते हैं कि इलीगली ऑक्यूपाइड कर लिया है। ठीक है, चाइना ने। तो एक ये सारा सेंटिमेंट चल रहा है। अब जब वॉर होता है, जब सारी चीजें क्या होती है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे जितने भी पैसे हैं, मान लो एक तो वैसे ही 1960s के दौरान हमारे पास में इतने कोई पैसे, टैक्स वगैरह कैसे तो कोई आ नहीं रहे थे, तो सरकार के पास में जितनी भी सारी चीजें थी वो कहीं ना कहीं कहाँ पे स्पेंड करने लग गई थी? गवर्नमेंट आर्मी पे स्पेंड करने लग गई थी। वॉर में पैसा जा रहा था, युद्ध, ये तमाम तरीके की चीजें। तो उसके चलते क्या हुआ? उसके चलते हम एक तरीके से ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस, देश की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, वो इस डिकेड में हमें ज्यादा देखने को मिली। ठीक भैया, उसके बाद में नेहरू, जिनमें कि हम लोग एक तरीके से क्या देख रहे थे? इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो लेगेसी चले आ रही थी नेहरू के साथ में, तो वहां पे एक तरीके से ये था कि नेहरू की डेथ के बाद में सवाल आया कि अब क्या होगा। तो एक तरीके से अपने को क्या, एक तरीके से अपने को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नेहरू की डेथ के बाद में देश में सभी को ऐसा लगने लग गया कि अब पता नहीं कैसे होगा, कैसे सारी चीजें होगी। तो ये सारे तमाम तरीके के उस समय पे सवाल थे। अच्छा, फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि नेहरू की डेथ के बाद में नेहरू की डेथ के बाद में लाल बहादुर शास्त्री है, उनको अनअपोज और अनअपोज चूज किया गया। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने उनको अनअपोज चूज किया और वो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री का भी टेन्योर कोई बहुत लंबा नहीं रहा। लाल बहादुर शास्त्री का टेन्योर 1964 से 1966 तक रहा। 1966 तक क्यों रहा? क्योंकि ये कहां पे गए थे? ये गए थे ताशकंद, और ताशकंद में
क्यों गए थे ये भैया? ये ताशकंद गए थे जब हमारा वॉर हुआ था, पाकिस्तान के साथ में वॉर हुआ था, उस वॉर की एक तरीके से संधि का साइन करने गए थे, और वहां पे हम देखते कि एक इनकी मिस्टीरियस डेथ का हमने देखा कि उनकी वहां पे डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे इसलिए 1960s को क्या बोला है, एक तरीके से हम डेंजरस डिकेड बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पहले प्रधानमंत्री की डेथ हो जाती है, दूसरे जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो ऑफिस में 2 से 2.5 साल रह पाते हैं, और उनकी भी वहां पे क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। 1962 में हमने वॉर देखा, उसके बाद में हमने क्या देखा, उसके बाद में हमने देखा कि पाकिस्तान के साथ में भी हमारा वॉर होता है 1964 में। पाकिस्तान भी हमारे ऊपर अटैक करता है 1964 में। पाकिस्तान क्या सोच के अटैक करता है? पाकिस्तान ये सोच के अटैक करता है कि 1962 में चाइना से हार गए, तो यही सही समय है, अभी इंडिया कमजोर है, तो वो अटैक करता है। लेकिन अंडर द गाइडेंस ऑफ लाल बहादुर शास्त्री हमारी आर्मी जीतती है और हम युद्ध जीत जाते हैं। ये मैं तुमको इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस वाले चैप्टर में भी बता चुका हूं। साथ ही साथ अब दो वॉर हुए बैक टू बैक, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हम लोग वही देखते हैं कि यहाँ पे इकोनॉमिक सिचुएशन हमारे देश की क्या हो जाती है, इकोनॉमिक सिचुएशन हमारे देश की बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो एक तरीके से यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री एक स्लोगन देते हैं, वो स्लोगन क्या देते हैं, वो स्लोगन देते हैं जय जवान जय किसान। एक तरीके से आर्मी का कॉन्फिडेंस बढ़ाना, और किसान का क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि मॉनसून की वजह से हमारी क्रॉप्स भी खराब हो जा रही थी, वॉर जैसी सिचुएशन है, उसके बाद में इकोनॉमिक स्थिति खराब है, तो हमें किसान भी बहुत ज्यादा मजबूत चाहिए, क्योंकि इंडिया एक तरीके से एग्रेरियन इकोनॉमी पे बेस्ड है, और लोगों को खाने को कैसे मिलेगा अगर किसान मजबूत नहीं होंगे? तो एक तरीके से यहां पे हम लोग क्या देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री क्या करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री स्लोगन देते हैं, कौन सा स्लोगन देते हैं, जय जवान जय किसान। क्लियर है? ये वाली चीज भी आपको समझ में आ गई। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि जब शास्त्री की डेथ हो जाती है तो अगेन क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है भैया? कि पहले नेहरू थे, नेहरू के बाद में हमने क्या देखा, शास्त्री के पास पे पावर आई, फिर इसके बाद में देखते हैं कि अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पे एक तरीके से शास्त्री के बाद में दो लोगों के नाम सामने आते हैं। एक नाम आता है इंदिरा गांधी का, और एक नाम आता है मोरारजी देसाई का। मोरारजी देसाई जो थे वो एकदम एक्सपीरियंस लीडर थे, उन्होंने बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारे पोर्टफोलियोज हैंडल करे थे। और इंदिरा गांधी जो थी वो लाल बहादुर शास्त्री के टेन्योर में एक तरीके से क्या थी, एक तरीके से मिनिस्टर थी। लेकिन अगर इनका ऐसे कंपैरिजन करें तो ये इनको मोरारजी देसाई के पास में एक्सपीरियंस ज्यादा था कंपेरेबल टू इंदिरा गांधी। यहाँ पे सीक्रेट बैलॉट के थ्रू कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी आपस में देखती है कि कौन किसको चुनना है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी को चुन लिया जाता है, इंदिरा गांधी के फेवर में वोट ज्यादा जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि नेहरू से शास्त्री, शास्त्री से इंदिरा गांधी के पास में पावर आ जाती है। और एक तरीके से यहाँ पे हम साइन ऑफ मेच्योरिटी देखते हैं कि इंडिया की डेमोक्रेसी में कि कैसे कोई ज्यादा लड़ाई वगैरह नहीं हो रही, कि कैसे मेच्योरली पावर ट्रांसफर हो रही है। आज की स्थिति में देखोगे तो लोग एक तरीके से क्या करने लगेंगे, आज की स्थिति में तो हम पॉलिटिकल पार्टी को देखोगे तो खून खराबा करने पे उतर आएंगे वो लोग, समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पे हम एक तरीके से क्या देख रहे हैं, एक तरीके से हम मेच्योरिटी देख रहे हैं हमारी लीडरशिप में। ठीक है भैया। फिर यहाँ पे जनरल इलेक्शन ऑफ 1967, ये पहला जनरल इलेक्शन था जिसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ठीक है, ये पहला जनरल इलेक्शन था जिसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। और जब इलेक्शन हुआ 1967 में, तो एक तरीके से हमने इस इलेक्शन को क्या बोला, हमने इस इलेक्शन के रिजल्ट को बोला है पॉलिटिकल अर्थक्वेक। क्यों बोला है? अगेन वही इकोनॉमिक स्थिति पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई, लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई, इंदिरा गांधी नई नई प्रधानमंत्री बनी ही थी, और इंदिरा गांधी को इलेक्शन फेस करने पड़े। अब इंदिरा गांधी को जब इलेक्शन फेस करने पड़े तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ पे हम बेसिकली जो नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी थी, वो नॉन कांग्रेसियम का आइडिया लेके उन्होंने क्या किया, सारी जो दूसरी एक तरीके से अपोजिशन पार्टी थी, वो सारी अपोजिशन पार्टीज एक तरीके से साथ में आती है, साथ में एक तरीके से क्या करते हैं, साथ में आके उन्होंने क्या किया, साथ में आके वो लोग चुनाव लड़ते हैं, और वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो हेजेमनी, एक तरीके से जो कांग्रेस रूल जो आप देखते आ रहे हो, जैसा कि मैंने एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में बनाया है, उस कांग्रेस रूल को कहीं ना कहीं क्या होता है, कांग्रेस रूल को कहीं ना कहीं चैलेंज किया जाता है। समझ गए हो? एक तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि कांग्रेस की सरकार तो बन जाती है 1967 में, लोकसभा में कांग्रेस की मेजॉरिटी तो आती है, लेकिन बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है, बहुत सारे स्टेट लेवल पे हम लोग ये देखते हैं कि कांग्रेस मेजॉरिटी लूज कर जाती है। क्या करती है? कांग्रेस मेजॉरिटी लूज कर जाती है, और जहां पे कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है जिन स्टेट्स में, वहां पे हम लोग
कोएलिशन गवर्नमेंट देखते हैं। कोएलिशन गवर्नमेंट क्या है? कोएलिशन गवर्नमेंट ये है कि 3-4 पॉलिटिकल पार्टी साथ में मिलके उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तरीके से अपनी सरकार बना ली। तो ये जो कोएलिशन गवर्नमेंट का फिनोमिना था, ये 1967 के इलेक्शन में हमने पहली बार भारत में देखा है। ध्यान रखना, ठीक है, 1967 के जनरल इलेक्शन में हमने पहली बार क्या देखा है? हमने पहली बार कोएलिशन गवर्नमेंट वाला सिलसिला देखा है। अब जब कोएलिशन गवर्नमेंट बनी तो ये कोएलिशन गवर्नमेंट ज्यादा समय तक टिकी नहीं रह पाई। क्यों भैया ज्यादा समय तक टिकी नहीं रह पाई? यूजली क्या होता है, जब अगर मान लो कि मैं 2-3 पॉलिटिकल पार्टी साथ में आ रही है, ये जो 2-3 पॉलिटिकल पार्टी साथ में आ रही है, सरकार बना रही है, तो इनकी आइडियोलॉजी में तो मेल खाना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि इसकी आइडियोलॉजी टोटली ये है और इसकी आइडियोलॉजी टोटली ये है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सब लोग, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि आइडियोलॉजी का मैच नहीं था, उसके बावजूद भी हम लोग देख रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टी साथ में आई, उन्होंने सरकार चलाई, लेकिन कोई भी सरकार पूरे 5 साल तक नहीं चल पाई। कहीं 2 साल में, कहीं 2.5 साल में हम लोग क्या देख रहे थे, वहां पे उनकी सरकार गिर जाती है और फिर से वहां पे इलेक्शन होते हैं और फिर से हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे कांग्रेस का वापस से कांग्रेस आ जाती है। लेकिन फिर भी 1967 के जनरल इलेक्शन से कांग्रेस को एक मैसेज ये चले गया था कि जो कांग्रेस ने अपनी मोनोपोली बना के रखी है, वो मोनोपोली चैलेंज तो हो सकती है। अगर ये सारी छोटी 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 पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ में आ जाए तो कांग्रेस बिल्कुल चुनाव हार सकती है। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, 1967 के जनरल इलेक्शन में एक चीज और हुई। 1967 के जनरल इलेक्शन में बहुत सारे मिनिस्टर्स भी चुनाव हार गए थे, ठीक है, जो कांग्रेस के बहुत बड़े दिग्गज थे वो लोग भी चुनाव हार गए। अच्छा, 1967 के इलेक्शन में जैसे मैंने बोला कि कोएलिशन पहली बार देखने को मिला, तो डिफेक्शन भी अपने को पहली बार देखने को मिला। डिफेक्शन मतलब क्या है? डिफेक्शन मतलब है आया राम गया राम। आया राम गया राम क्या है भैया? आया राम गया राम मतलब यह है कि मैं मान लो सिद्धार्थ पटेल, ठीक है, मैं किसके टिकट से चुनाव लड़ा हूं? मैं कांग्रेस के उससे चुनाव लड़ा हूं, ठीक है, मैं लोगों के बीच में गया, मैं चुनाव जीत गया, ठीक है, मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ा और जब मैं चुनाव जीत गया तो उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में मैंने कांग्रेस छोड़ के मैंने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली। समझ रहे हो? तो वैसे यहाँ पे गयालाल नाम के एक आदमी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रात में 3 बार पॉलिटिकल पार्टी बदली कि कांग्रेस से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां, वहां से यहां। समझ रहे हो? तो इसलिए ये टर्म जो है आया राम गया राम उस समय बहुत ज्यादा फेमस हो गया। तुम आज की स्थिति में देखते हो ना, रिलेट करने की कोशिश करो कि हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि तुमने चुनाव लड़ा कांग्रेस के, उससे चुनाव जीतने के बाद में क्या हुआ, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने पैसा दे दिया, तुम उसके तरफ चले गए, ठीक है। अब तुम उसके तरफ चले गए तो जो कांग्रेस के जो नंबर थे वो तो कम हो गए ना, वो कांग्रेस के नंबर तो कम हो गए, समझ गए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे हमने 1967 के जनरल इलेक्शन में डिफेक्शन को भी पहली बार यहाँ पे देखा है। डिफेक्शन पॉलिटिक्स, ठीक है, कि चुनाव किसी और के उससे लड़ा, बाद में पार्टी चेंज कर ली, पार्टी अदलना बदलना चुनाव जीतने के बाद में, इसको हम कहते हैं डिफेक्शन, ठीक। इसके बाद में हम लोग ये भी देखते हैं कि कांग्रेस में हमें स्प्लिट देखने को मिलता है। स्प्लिट क्यों देखने को मिलता है? कांग्रेस में एक पावरफुल लोगों का एक ग्रुप रहता है जिसको कि हम सिंडिकेट बोलते हैं। मतलब कि वो सारे एक्सपीरियंस लोग, वो सारे बड़े बड़े लोग जो कि एक तरीके से कांग्रेस को चला रहे हैं, इनकी इंदिरा गांधी से बनना बंद हो गई थी। क्यों बंद हो गई थी? क्योंकि जब मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में 1966 में ये तय कर रहे थे कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे या फिर किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाए या मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाए, तो यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे बेसिकली इन लोगों ने इंदिरा गांधी का फेवर क्यों किया? क्योंकि इनको ये लग रहा था सिंडिकेट ग्रुप को कि इंदिरा गांधी जो रहेंगी वो क्या है, वो एक तरीके से पपेट की तरह काम करेंगी, एक तरीके से क्या होगी, पपेट की तरह काम करेंगी। ये इनएक्सपीरियंस है, तो बोलने के लिए रहेगा कि पावर इंदिरा गांधी के पास में, लेकिन पावर ये लोग एंजॉय करेंगे। मतलब दिखने में इंदिरा गांधी का चेहरा होगा लेकिन पीछे से पावर ये एंजॉय करेंगे। ये चलते सिंडिकेट इंदिरा गांधी को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन इंदिरा गांधी क्या करने लग गई, इंदिरा गांधी एक तरीके से पावरफुल लीडर होके बाहर उभरी। साथ ही साथ इंदिरा गांधी कांग्रेस के अलावा भी और लोगों से और पॉलिटिकल पार्टी से अपने व्यवहार बनाने लगी। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, कहीं ना कहीं इस सिंडिकेट ग्रुप को यह लगा कि इंदिरा गांधी तो हमारी बात सुन ही नहीं रही है। तो जो कांग्रेस, जो एक तरीके से इतनी बड़ी पार्टी थी, उस कांग्रेस में अपने को स्प्लिट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? स्प्लिट देखने को मिलता है। और ये स्प्लिट अपने को बहुत अच्छे से देखने को कब मिलता है? ये स्प्लिट अपने को बहुत अच्छे से देखने को मिलता है कि जब वहां पे होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन। जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तब हम लोग बहुत अच्छे से देखते हैं कि स्प्लिट बहुत ज्यादा हमें देखने को मिला। वो प्रेसिडेंशियल
इलेक्शन जरा अपन समझते हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या होता है, ठीक है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हम बेसिकली क्या देखते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हम देखते हैं कि जो सिंडिकेट ग्रुप है वो क्या करता है, वो एक तरीके से एन संजीवा रेड्डी का नाम प्रपोज करता है, ठीक है, जो सिंडिकेट ग्रुप है वो एन संजीवा रेड्डी का नाम प्रपोज करते हैं कि ये लोग, ये कांग्रेस का आदमी और सब इन्हें वोट करेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी अलग से धीरे से लोगों को बोलती नहीं नहीं इनको वोट नहीं करना है, जो उस समय के वाइस प्रेसिडेंट है वीवी गिरी को वोट करना है। अब जब वोटिंग वाली बात आई तो एक तरीके से क्या हुआ, एक तरीके से कांग्रेस ने बोला कि सब लोगों को एन संजीवा रेड्डी को वोट करना है, लेकिन उसी समय इंदिरा गांधी बोलती है कि नहीं सब लोग कंसाइंस वोट करेंगे। कंसाइंस वोट मतलब कि जिसको तुम्हारी इच्छा हो तुम उसको वोट करो, कांग्रेस जिसको बोली उसको मत करो। तो एक तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि जो कांग्रेस का जो ऑफिशियल कैंडिडेट है वो चुनाव हार जाता है और वीवी गिरी को इंदिरा गांधी चुपके से एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बोलती है चुनाव लड़ो, वो चुनाव जीत जाते हैं। तो यहां से क्या देखने को मिलता है, यहां से पूरे मीडिया में यह बात हो जाती है कि कांग्रेस में स्प्लिट देखने को मिला और कांग्रेस दो हिस्से में बढ़ गई। एक हो गई कांग्रेस ओ, दैट इज कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, जो ओल्ड कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है जो कि सिंडिकेट के द्वारा लीड की गई, और दूसरा है कांग्रेस आर, ठीक है, ये इंदिरा गांधी के द्वारा लीड करी जा रही थी। तो कांग्रेस में स्प्लिट देखने को मिला, एक हुई कांग्रेस ओ, एक हुई कांग्रेस आर। इंदिरा गांधी कांग्रेस आर को रिप्रेजेंट कर रही थी। कांग्रेस ओ का कहना था कि वो क्या है, वो एक तरीके से रियल कांग्रेस है, और कांग्रेस आर का कहना था कि नहीं ये एक तरीके से रियल कांग्रेस है। ठीक है भैया, ये स्प्लिट देखने को मिला। अब स्प्लिट देखने को मिला तो कांग्रेस में जब स्प्लिट देखने को मिला तो यहां पे हम लोग ये देखेंगे कि जो कांग्रेस ओ जो सपोर्ट कर रहा है, कांग्रेस ओ के जितने भी लोग हैं उन्होंने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, ठीक है, उन्होंने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार चला ली। कैसे चला ली, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके साथ से उन लोगों ने कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया और इंदिरा गांधी लोकसभा में इंदिरा गांधी ने अपनी मेजोरिटी मेंटेन रख ली। लेकिन अब इंदिरा गांधी एक चीज समझ चुकी थी कि उनको क्या करना होगा, उनको बहुत सारे लोगों के लिए, इस देश के लिए कुछ करना पड़ेगा ताकि जब चुनाव हो तो वो चुनाव जीते, ऐसे में तो चुनाव हार जाएंगी। तो इंदिरा गांधी बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आई थी, वो 10 पॉइंट प्रोग्राम लेके आई थी, एक तरीके से सोशलिस्ट प्रोग्राम लेके आई थी। नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स को खत्म कर रही थी, सरकारी बैंक बना दिया, सीलिंग लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेके आई, लैंड रिफॉर्म्स आया, अर्बन एक तरीके से सीलिंग्स आई कि जो बड़े बड़े जमींदार है उनकी प्रॉपर्टी लेके गरीबों में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो एक तरीके से ऐसे मेजर्स इंदिरा गांधी लेके आई जिससे चलते क्या हो, जिससे चलते लोगों के मन में इंदिरा गांधी की इमेज जो है वो एकदम प्रो पुअर इमेज बन गई। प्रो पुअर मतलब कि वो गरीबों के भले के लिए कुछ कर रही है। उसके बाद में क्या देखते हैं, उसके बाद में बेसिकली हम लोग देखते हैं कि हमारा वॉर होता है, उसमें कि हमारी विजय हो जाती है, हमने बांग्लादेश सेपरेट कंट्री बना देते हैं और इंदिरा गांधी उसी समय लोकसभा डिसॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट को बोल देती हैं और इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन होते हैं 1971 में। अब जब जनरल इलेक्शन होते हैं 1971 में तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जो कांग्रेस ओ है वो चुनाव बहुत बुरी तरीके से हारती है और कांग्रेस आर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से चुनाव जीत जाती है। यहाँ पे जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने ग्रैंड अलायंस बना लिया कि सारी पॉलिटिकल पार्टी एक तरफ और अकेले इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस आर एक तरफ, ठीक है। तो एक तरफ इतने सारे लोग और एक तरफ अकेली इंदिरा गांधी खड़ी है, फिर भी इंदिरा गांधी क्या होता है, इंदिरा गांधी यहाँ पे चुनाव जीत जाती है। जो ग्रैंड अलायंस है वो नारा दे रही थी इंदिरा हटाओ, और जो इंदिरा गांधी है वो नारा दे रही थी गरीबी हटाओ। तो इंदिरा गांधी बार बार लोगों से क्या बोल रही थी, इंदिरा गांधी बार बार लोगों से ये बोल रही थी कि देखो मैं तो गरीबी हटाओ का नारा लेके आई हूं, मैं तो एक तरीके से क्या कर रही हूं, मैं तो एक तरीके से लोगों के बारे में सोच रही हूं। लेकिन ये जो ग्रैंड अलायंस है इन लोगों के पास में क्या है, इन लोगों के पास में कोई भी प्लान नहीं है और ये बेसिकली सिर्फ मुझे पॉलिटिकल पार्टी से हटाना चाहते हैं। अब लोगों के मन में नेशनलिस्ट बात तो थी, इंदिरा गांधी प्रो पुअर मेजर्स भी ले रही थी, हम लोग वॉर भी जीत चुके थे, तो वहां पे दिखती सी बात है कि स्वाभाविक सी बात है कि इंदिरा गांधी की जीत यहाँ पे एकदम तय ही थी, ठीक है। और जो इलेक्शंस के रिजल्ट आए वो एक तरीके से सरप्राइज रिजल्ट आए। क्यों? क्योंकि यहां पे हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस को बहुत बड़ी विक्ट्री मिली है और एक तरीके से जो कांग्रेस ने जो 1967 के इलेक्शन में जो अपना बेस गवाया था वो एक तरीके से कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने एक तरीके से वो बेस को वापस जुटा लिया। और 1971 में हमने क्या देखा, 1971 में हमें फिर से एक तरीके से देखने को मिला कि जहां देखोगे वहां कांग्रेस ही कांग्रेस देखने को मिलेगी। क्लियर है, समझ में आया? अब वापस से मैं जरा टॉपिक पे चल रहा हूं। टॉपिक पे क्यों चल रहा हूं, टॉपिक पे इसलिए चल रहा हूं, देखो
चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। तो 1967 में क्या देखते हैं हम लोग, 1967 के जनरल इलेक्शन में देखते हैं कि कांग्रेस के पास चैलेंजेस थे, लेकिन कांग्रेस सिस्टम रिस्टोर्ड हो गया 1971 के जनरल इलेक्शन में। समझे हो? चैप्टर की हेडिंग समझ में है कि कैसे कांग्रेस सिस्टम पे चैलेंज आया था, कैसे कांग्रेस सिस्टम पर बात आई थी, लेकिन कैसे कांग्रेस सिस्टम ने क्या हुआ, कांग्रेस सिस्टम वापस बना रहा। ठीक, यहां पे एक चीज और है, एक चीज और क्या है, जैसे इंदिरा गांधी प्रीवी पर्स को एक तरीके से क्या, प्रीवी पर्स को हमने देखा कि वो अबॉलिश करने की बात कही। अब प्रीवी पर्स क्या है भैया, कि जब हमने क्या किया था, जब हमने प्रिंसली स्टेट्स को जब हम लोग मर्ज कर रहे थे, तो तब भारत सरकार ने उनसे वादा किया था कि हम तुम्हें हर महीना इतने इतने रुपए देंगे। तो इंदिरा गांधी ने एक तरीके से बोला कि नहीं, हम प्रीवी पर्स को अबॉलिश करते हैं, हम राजा रजवाड़ा को हम पैसा नहीं देंगे। क्यों पैसा दें? हम इसलिए हम पैसा नहीं देंगे, हम गरीबों में पैसा लगाएंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे। तो जो ज्यादा जो जनता थी उनको लगा कि अच्छी बात है, हमारे लिए तो काम हो रहा है। समझ रहे हो मैं बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूं? तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में क्या देखते हैं, इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली ये देखते हैं यहाँ पे कि कैसे यहाँ पे 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद में लाल बहादुर शास्त्री का टेन्योर रहा 1966 तक, और फिर 1967 में चुनाव हुए। यहाँ पे पंडित नेहरू की डेथ होती है, यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री की डेथ होती है, यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं, यहाँ पे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है, यहाँ पे चुनाव होते हैं। चुनाव में हम एक तरीके से देखते हैं कि कांग्रेस सरकार तो बना लेता है, लेकिन बहुत सारे स्टेट में कांग्रेस की सरकार क्या हो जाती है, कांग्रेस की सरकार चली जाती है। फिर हम कांग्रेस में स्प्लिट देखते हैं। ये जो इलेक्शन हुआ इसमें हमने कोएलिशन भी देखा, ये जो इलेक्शन हुआ उसमें हमने डिफेक्शन भी देखा। फिर कैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हमने देखा कि कांग्रेस के बीच में जो स्प्लिट है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, वो स्प्लिट सबके सामने देखने को मिला। लेकिन इंदिरा गांधी का जो कांग्रेस आर है वो 1971 का क्या करता है, 1971 का चुनाव जीत जाता है, और एक तरीके से कांग्रेस सिस्टम कहीं ना कहीं रीस्टोर होने लग जाता है। क्लियर है? समझ में आ गया? लाल बहादुर शास्त्री गिव द फेमस स्लोगन ऑफ कौन सा, जय जवान जय किसान। ठीक है, द एरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट बिगिंस इन, कोएलिशन गवर्नमेंट का एरा कब बिगिन हुआ, ये तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करोगे। इसको मैंने लिख दिया टू का आंसर क्या है, कोएलिशन गवर्नमेंट का एरा कब बिगिन हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में अरेंज इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में अरेंज करो। सेकेंड जनरल इलेक्शन, वीवी गिरी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फोर्थ जनरल इलेक्शन, कांग्रेस आर सीपीआई अलायंस won more seat in general election। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत टेक्निकल होते हैं, लेकिन इमेजिन करो सेकंड जनरल इलेक्शन कब हुए होंगे, पहले कब हुए, 1952 में हुए, तो देखो 5 साल आगे करो सेकंड जनरल इलेक्शन कब हुए, तो वैसे करके करो ना। उसमें आपको क्या होगा, उसमें आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ सेकंड जनरल इलेक्शन हुआ, सबसे पहले सेकंड जनरल इलेक्शन ही तो होगा, तो वन कहाँ पे दिख रहा है, समझ रहे हो? एलिमिनेशन मेथड से वन कहां पे दिख रहा है, तो हो सकता है वही ऑप्शन सही हो। मैं आपको बता रहा हूं, ऑल्दो एमसीक्यू का मैं प्रॉपर आपको लेके आऊंगा, लेकिन इसका आंसर भी आप लोग मुझे बताओगे कि एमसीक्यू 3 का क्या आंसर है, एमसीक्यू 3 का क्या आंसर है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कांग्रेसियम, ये राम मनोहर लोहिया ने नॉन कांग्रेसियम की स्ट्रेटेजी दी थी। ठीक है, वो बोल रहे थे कि जो कांग्रेस है वो अनडेमोक्रेटिक रूल है और अनडेमोक्रेटिक एक तरीके से, और सारी पार्टी को साथ में आना चाहिए और एक तरीके से क्या करना चाहिए, कांग्रेस का अल्टरनेटिव देना चाहिए। तो ये था नॉन कांग्रेसियम का टर्म, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बनता है व्हाट इज नॉन कांग्रेसियम, ये पढ़ के जाना है, राम मनोहर लोहिया का थोड़ा सा पढ़ के जाना है। ठीक है, नाउ व्हाट डू दे फॉलोइंग रिलेट टू, जय जवान जय किसान किसने दिया, गरीबी हटाओ किसने दिया, इंदिरा हटाओ क्या है, ग्रैंड अलायंस क्या है, सब अभी समझाया, आई थिंक बन जाएगा। राइट एनी टू एडवांटेज एंड टू डिसएडवांटेज ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट। एडवांटेज में देखो ये है, एडवांटेज कोएलिशन गवर्नमेंट का ये होता है कि छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी को भी क्या होता है, छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी को भी ऐसा लगता है कि हमारी सरकार बन सकती है, और साथ ही साथ क्या होता है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को भी एक तरीके से मजबूती मिलती है, और कोएलिशन गवर्नमेंट एक तरीके से अल्टरनेटिव प्रूफ करता है जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो ये इसके एडवांटेज हो गए। ठीक है, कांग्रेस की हेजेमनी को चैलेंज करने के लिए भी तो लोग जरूरी थे, अगर चैलेंज नहीं होता तो बेहतर तरीके से काम नहीं हो पाते, समझ रहे हो? डिसएडवांटेज तो तुम जानते ही हो कि करप्शन होता है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी मिलकर करती है, तो कोई बोलता है मेरे को ये मंत्रालय दो, ये बोलता है करप्शन होता है, इनस्टेबिलिटी रहती है, तो ये डिसएडवांटेजेस हो गए भैया। The phrase आया राम गया राम signifies which concept explained its impact on Indian political system। ठीक है, तो ये बताया ही है मैंने कि फ्लोर क्रॉसिंग डिफेक्शन वाली चीज आया राम गया राम का ये फ्रेज है। ठीक है, कोएलिशन गवर्नमेंट प्रूव टू अ boon for democracy in India, support this statement with any two suitable argument, कि कोएलिशन गवर्नमेंट कैसे बून है। ठीक है,
वैसे ही तुम्हें एक चीज क्या देखना है, वैसे ही देखना है कि कोलिशन गवर्नमेंट के एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों याद करके जाना। What do you mean by privy purses? Why did Indira Gandhi insist on abolishing them? ये भी बता दिया कि प्रीवी पर्स क्या है और इंदिरा गांधी ने क्यों अबॉलिश किया है। Examine the factor which helped वीवी गिरी टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वीवी गिरी आप जानते हो कि वो वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको इंदिरा गांधी ने बोला कि आप इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ो, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। और बाद में कैसा, इंदिरा गांधी ने बोला कि सब लोग कंसाइंस वोट देंगे और जो कांग्रेस के जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे एन संजीवा रेड्डी वो चुनाव हार जाते हैं और वीवी गिरी क्या होता है, वीवी गिरी प्रेसिडेंट बन जाते हैं। डिस्क्राइब एनी 3 इवेंट्स that led to the formal split in the कांग्रेस पार्टी। क्यों स्प्लिट अपने को देखने को मिला, तो वही वाली कि सिंडिकेट क्या चाह रहा था, सिंडिकेट चाह रहा था कि हमारे फेवर में कांग्रेस, सिंडिकेट चाह रहा था कि इंदिरा गांधी हमारे हिसाब से काम करे। फिर हमने ये देखा कि हमने क्या देखा बेसिकली वहां पे, हमने ये देखा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमने देखा कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वो स्प्लिट देखने को मिला। इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी से बोला और वीवी गिरी को सपोर्ट किया और इन लोगों ने एन संजीवा रेड्डी को बोला। ठीक है। एग्जामिन एनी 3 challenges that कांग्रेस पार्टी हैड टू फेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1964 टू 1971। कौन कौन से चैलेंजेस थे, तो पॉलिटिकल सेसेशन था, नेहरू, शास्त्री, इंदिरा गांधी, इमरजेंस ऑफ नॉन कांग्रेसियम अपोजिशन, राम मनोहर लोहिया की जो स्ट्रेटेजी थी, और कांग्रेस में स्प्लिट, ये सब कांग्रेस को फेस करना पड़ा। तो जिस तरीके से ये तीर निशाने पर लगाए, ठीक उसी तरीके से आपको क्या करना है, उसी तरीके से आपको भी क्या करना है, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना, और आप पहुंच सकते हो। सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास रखना होगा, खुद पर विश्वास रखोगे तो कर लोगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने अभी तक भी नहीं पढ़ा होगा फिर भी मेहनत करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। और वही है कि कुछ देर नहीं हुई है, अभी भी करोगे तो भी हो जाएगा। कुछ चीजें अगर लग रहा है बच गई है तो वो मैराथन्स के थ्रू मैं आपको पूरी कंप्लीट करवा दूंगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। अभी क्या है, अभी कम समय में बहुत सारी चीजें पढ़ा रहा है, तो एक तरीके से वो वाली चीजें जारी है। आई होप सारी चीजें समझ में आई होगी। तो पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेकर राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नया बोर्ड एक्सप्रेस का चैप्टर लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।